गुड इवनिंग दोस्तों। तो फिर आज हम फिर आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वही चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या उत्पाद, चैप्टर नंबर 88, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक ना। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जाने थे और गतिक विद्युत भाग बल का समीकरण निकाले थे। यहीं तक हम लोग पढ़े थे और आगे हम लोग देखेंगे आज चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइजन है, 2 नंबर के लिए कहिए मत, खास है, हमेशा पूछता रहता है, जो मन करता डाल देता है। ठीक ना। चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय, चुंबकत्व के लिए गॉस के प्रमेय, गॉस के परिमेय की व्याख्या, गॉस के परिमेय को लिखे, परिमेय को लिखे। चुंबकत्व के लिए गॉस के परिमेय को लिखे। चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय क्या कहता है? देखो, चूंकि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है, तो पता है ना आप लोगों को। चुंबकीय बल रेखा जो होता है एक बंद वक्र होती है। हम कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो जाकर देखिएगा तो उसमें कितना बार बोले हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है। ये चुंबक हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के लंबवत निकलती है, अब वक्र बनाती हुई लंबवत प्रवेश करती है। इस तरह से चुंबकीय बल रेखा चलती है। ठीक ना। लंबवत निकलती है, लंबवत में प्रवेश करती है और अंदर इससे मिल भी जाती है, एक दूसरे से मिल भी जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है। तो लिखना है इसमें स्पष्ट रूप से लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक ना। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। चूंकि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है, एक बंद वक्र होती है, एक बंद वक्र होती है। चूंकि हम लोग जानते हैं एक बंद वक्र होती है, लिख लेना है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है, अतः जब किसी बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा प्रवेश करती है। फिर से सुनो, चूंकि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है, अतः जब किसी बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा प्रवेश करती है तो सभी बाहर निकल आती है, सभी निकलती है। बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा प्रवेश करती है तो बाहर निकल आती है, बाहर निकल आती है। अतः बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा की संख्या शून्य होती है। चुंबकीय बल रेखा की संख्या शून्य होती है, दिखाई दे रहा ना उधर? शून्य होती है। इसे ही चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय कहा जाता है। गॉस का प्रमेय कहा जाता है। जब किसी बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा प्रवेश करती है तो क्या होता है कि बाहर निकल आती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा जो होता है कि बंद वक्र होती है। पहले लिख लेना है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है, जब चुंबकीय बल रेखा किसी बंद सतह के अंदर प्रवेश करती है तो सब चुंबकीय बल रेखा बाहर निकल आती है। अतः बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या शून्य होती है। इसे ही चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय कहा गया है। चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय कहा गया है। यही 2 नंबर में पूछता है तो आप इतना लिख देते तो काफ़ी होता है, 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI टॉपिक है। ठीक ना। चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय, चूंकि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है, चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र होती है और जब किसी बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा प्रवेश करती है तो सभी बंद रेखा बाहर निकल आती है। जो
चुंबकीय बल रेखा सभी बाहर निकल आती है, अतः बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा की संख्या शून्य होता है। ये जो इससे ही चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय है, यही चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय है। यही कंसेप्ट जो है चुंबकत्व के लिए गॉस का परिमेय है। गॉस साहब ने यही बताए थे कि चुंबकीय बल रेखा जब भी प्रवेश करेगी तो सब बाहर निकल आएगी। अब बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा की संख्या शून्य हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बंद सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। बंद सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि अंदर जाएगा लेकिन अंदर रहेगा नहीं, बाहर निकल आता है। सभी बल रेखा बाहर निकल आता है, चुंबकीय बल रेखा बाहर निकल के आता है, ठीक ना। तो चुंबकीय बल रेखा बाहर निकल गया तो क्या स्पष्ट होता है कि चुंबकीय बल बंद सतह के अंदर चुंबकीय बल रेखा की संख्या शून्य हो गया। यही गॉस साहब ने बताया था, इसलिए गॉस का परिमेय माना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, याद हो जाएगा, बहुत आसान चीज है, ठीक ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले साइड हट जाते हैं हम। तो आगे आपको पढ़ना है स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, ठीक ना, जल्दी से कीजिए। चलिए आगे आपको पढ़ना है स्वप्रेरण, 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 स्वप्रेरण क्या है, ठीक ना। तो स्वप्रेरण का बहुत ही आसान डिफिनेशन, किसी कुंडली के अंदर पाए जाने वाला वह गुण, किसी कुंडली के अंदर पाए जाने वाला वह गुण जिससे कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार के होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। किसी कुंडली के अंदर पाए जाने वाला वह गुण जिससे कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार के होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसी घटना जो है, ये घटना जो है विरोध करती है, इसे स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। घटना को इसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण किसी कुंडली के अंदर पाए जाने वाला वह गुण, किसी कुंडली के अंदर पाए जाने वाला वह गुण जिससे कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाला धारा के मान में किसी भी प्रकार के होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार के होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व कहलाता है। और इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। लिख देते हैं, यहाँ पर लिख ले सकते हैं, चाहे बोल दिए तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आप लोग लिख भी सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। किसी कुंडली के अंदर पाए जाने वाला वह गुण, किसी कुंडली के अंदर पाए जाने वाला वह गुण जिसके कारण कुंडली अपने से होकर, जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाले धारा के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब धारा के मान में कोई भी परिवर्तन होगा उसका विरोध करेगी कुंडली, किसी भी प्रकार के होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरकत्व कहलाता है, ऐसे ही स्वप्रेरण कहते हैं। बस इसको बना दिया गया है अपने भाषा में, बाकी सब वही कंसेप्ट, आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि फ्लक्स में परिवर्तन जैसे होने नहीं देता है, जैसे कि कुंडली के समीप चुंबक को ले गए, धारा प्रवाहित हो गया, धारा प्रवाहित होने लगा। अब सोच रहे दूर ले जाए तो ले जाने नहीं देगा, नजदीक ले जाए ले जाने नहीं देगा, विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये घटना स्वप्रेरकत्व कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो जो विरोध करता है, जो लक्षण उसमें होता है, उसे फिर स्वप्रेरकत्व कहते हैं। वो जो चीज है वो स्वप्रेरकत्व है। इस पूरा सिस्टम मिलाकर जो घटना घटित होता है, इस घटना का नाम दे दिया गया है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण किसी कुंडली में पाए जाने वाला वह गुण जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार का होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है, ठीक ना। इस घटना को कहते हैं स्वप्रेरण कहा जाता है। स्वप्रेरण से संबंधित कुछ हम फॉर्मूले का है, उसको फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को यहाँ पर देखिए, कुछ संबंध दर्शाएंगे। स्वप्रेरण गुणांक
जो एल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के दृष्टि से मशहूर होता है। तो देखिए यहाँ पर फाई जो है, फाई फ्लक्स में परिवर्तन यानी फ्लक्स है, फाई फ्लक्स है। कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है, फाई चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला तो है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। यानी यहाँ पर फाई जो होगा समानुपाती होगा बी के, फाई समानुपाती होगा बी के। समीकरण 1 यानी चुंबकीय फ्लक्स, जितना चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा चुंबकीय फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत बल रेखा को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र जितना अधिक होता है चुंबकीय फ्लक्स अधिक। बात तो समझ ही रहे, वैसे वही चीजें समानुपाती, बस फ्लक्स समानुपाती बी को, जाहिर सी बात है समझने वाली चीज है, समझ सकते हैं आप लोग। पुनः एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, समानुपातिक नियतांक है म्यू नॉट। तो यहाँ पर बी बराबर निकालेंगे, बी बराबर, तो यहाँ से देखते हैं हम कि बी जो है म्यू नॉट एन, फेरों की संख्या एन है और म्यू नॉट समानुपातिक नियतांक है, कांस्टेंट हो गया दोनों, तो समानुपाती हो गया आई के। मतलब जितना चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा उतना ही धारा में परिधारा, उतना ही अधिक धारा प्रवाहित होगा, उतना ही अधिक धारा प्रवाहित होगा। बी समानुपाती हो गया आई के। स्पष्ट रूप से देखें समीकरण 1 हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 2 को देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 2 को देखने से लग रहा है कि बी समानुपाती हो गया आई के, बी समानुपाती हो गया आई के, क्योंकि फाई समानुपाती है बी के, बी समानुपाती है आई के, तो सॉरी फाई समानुपाती है बी के, बी समानुपाती है आई के, तो फाई समानुपाती आई, फाई समानुपाती आई, सॉरी समानुपाती, फाई समानुपाती है बी के, बी समानुपाती आई के। राम बराबर बुगे श्याम के और श्याम बराबर बुगे मोहन के, कह सकते हैं ना, राम बराबर मोहन एकदम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हई, दोनों हई तो श्याम के बराबर बोले, मतलब ये दोनों बराबर हो गई। यानी ई इसके समानुपाती और बी इसके समानुपाती, फाई समानुपाती आई, यहाँ निकल के फाई समानुपाती आई। मतलब जितना अधिक धारा प्रवाहित होगा यानी उतना ही अधिक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, जितना अधिक धारा प्रवाहित हो रहा है उतना ही अधिक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। जितना कम धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब कम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी जितना अधिक धारा प्रवाहित करना है उतना अधिक परिवर्तन करना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक ना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होगा तो धारा का प्रवाह भी अधिक हो जाएगा। यहाँ पर निकालते हैं तो फाई बराबर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वो कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट एल आता है, एल इंटू आई, फाई बराबर एल इंटू आई, फाई बराबर एल इंटू आई, जहाँ एल एक समानुपातिक नियतांक है, एल एक समानुपातिक नियतांक है, एल एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ एल एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। एल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है, जिसे स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। एल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर निकालेंगे तो फाई बटे में आई आ जाएगा। स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर निकालेंगे तो फाई बटे में आई आ जाएगा। एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, आई क्या है, प्रवाहित धारा, विद्युत धारा है, कुंडली में प्रवाहित होने वाला धारा। तो कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक जो है फ्लक्स में परिवर्तन और बटा में प्रवाहित होने वाला धारा, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन धारा के अनुपात के बराबर होता है। यदि यहाँ पर हम एक कंसेप्ट बताएंगे जो बहुत ही कंसेप्टफुली बहुत ही अच्छा चीज़ें है, इससे आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं स्वप्रेरण गुणांक का। स्वप्रेरण गुणांक आखिर किसे कहते हैं, यहाँ से आप स्पष्ट रूप से डिफिनेशन निकाल लेते हैं। देखिए जब हम करते हैं, जब आई का मान 1 के बराबर हो जाएगा यानी आई एकांक हो जाएगा, तो जब आई का मान 1 तो एल बराबर फाई बटे में 1 यानी फाई हो जाएगा, एल बराबर फाई हो जाएगा, एल बराबर फाई। जब आई बराबर 1 तो जब आई बराबर 1 तो एल बराबर फाई हो गया, एल बराबर फाई हो गया। अब इसे लैंग्वेज में परिवर्तित करना है, तो लैंग्वेज में कैसे परिवर्तित कीजिएगा, आई के मान 1 तो एल बराबर फाई, तो लैंग्वेज मतलब कैसे परिवर्तित कीजिएगा। तो इसको लैंग्वेज में कहना चाहे तो इसको इस तरीके से कहा जाता है कि अतः कुंडली से
प्रवाहित इकाई धारा के लिए, यदि कुंडली से प्रवाहित, अतः कुंडली से प्रवाहित इकाई धारा के लिए, क्योंकि आई का मान कितना हो गया, 1 हो गया है, तो कुंडली से अगर इकाई धारा प्रवाहित होता है, इकाई धारा प्रवाहित होता है, तो उससे उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, इकाई धारा प्रवाहित होगा, इकाई धारा प्रवाहित होने से जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। किसी कुंडली से प्रवाहित इकाई धारा के लिए उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से प्रवाहित इकाई धारा के लिए उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः किसी कुंडली से प्रवाहित इकाई धारा के लिए, इकाई धारा के लिए उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, दिख रहा हो, चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। किसी कुंडली से प्रवाहित इकाई धारा के लिए उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। इसे L द्वारा सूचित किया जाता है। इसे L द्वारा, L तो आप पहले समझ चुके हैं, हम L बता दिए, स्वप्रेरण गुणांक L यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक हेनरी होता है। इसका SI मात्रक हेनरी होता है। इसका SI मात्रक हेनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी होता है। ये जो SI मात्रक है ना, VBI है, VBI SI मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक SI मात्रक हेनरी होता है। इसका SI मात्रक हेनरी होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तथा इसका बीमा ml स्क्वायर T इनवर्स 2 ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स 2 होता है। तथा इसका बीमा ml स्क्वायर, तथा इसका बीमा ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स 2 होता है। तथा इसका बीमा ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स 2 होता है। बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स 2 होता है। स्वप्रेरण गुणांक का बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स 2 होता है। इसमें कुछ याद रखिए या ना याद रखिए, ये बातें याद रखिए कि फाई समानुपाती आई होता है, यानी फाई बराबर L इंटू आई होता है, L बराबर फाई बटे में आई होता है। यदि I बराबर 1 मतलब कुंडली से प्रवाहित इकाई धारा के लिए उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। कुंडली से प्रवाहित इकाई धारा के लिए उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। स्वप्रेरण गुणांक ऐसे ही मात्रक हेनरी होता है, स्वप्रेरण गुणांक ऐसे ही मात्रक हेनरी होता है। तथा इसका बीमा ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स होता है। गाना गा गा के याद कर बनू, बड़ा जल्दी जल्दी याद होगा, ठीक बनू, तो बढ़िया से करियो। ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स होता है, ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स होता है, ठीक ना, रटना नहीं है, समझना है। ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स, ml स्क्वायर T इनवर्स 2 I इनवर्स कब 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 है जा, फाई बटे आई, फाई बटे आई, फाई बटे आई, तो फाई बटे आई, आई ऊपर जीता आई इनवर्स हो जाता है, ठीक ना, आई इनवर्स हो जाता है, इसे निकालिए तो निकल जाएगा। आई का बीमा रखिएगा, फाई का बीमा रखिएगा, उसके बाद आई का बीमा रखिएगा, स्वप्रेरण गुणांक का बीमा निकल जाएगा। तो इसे कंसेप्ट से निकालिएगा तो समझने में, याद करने में आसानी होता है। वैसे आप पढ़ते पढ़ते 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा खुद, उसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। ऐसा ही मात्रक याद रखिए, बीमा याद रखिए, और कुछ नोट में लिखवाएंगे हम, जिसको पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट में कुछ लिखवा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कीजिए। तो चलिए इसको साफ करते हैं, ठीक ना, इसको साफ करते हैं। स्वप्रेरण गुणांक कुछ नोट में लिखवाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बताएंगे कि स्वप्रेरण गुणांक तो निकल गया। अब हम विद्युत वाहक बल फ्राडे का दूसरा नियम से पढ़ा था, E बराबर माइनस में डी फाई बटा डी टी,
ई बराबर माइनस में डी फाई बटा में डी टी। ई बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में डी, जो फाई का मान होता है, फाई का मान, फाई जो होता है फाई, अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि एल बराबर फाई बटा में आई, तो फाई बराबर एल इंटू आई कह सकते हैं ना, फाई बराबर एल इंटू आई। स्वप्रेरण गुणांक जो कांस्टेंट है बटा में डी टी है। स्वप्रेरण गुणांक क्या है, कांस्टेंट है, फाई समानुपाती आई था, फाई समानुपाती आई था, तो समानुपाती चिन्ह हटा था तो वहाँ पर एक कांस्टेंट है जो इसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, एल कहते हैं। तो ई बराबर निकालेंगे तो माइनस में डी, एक मिनट, एल कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं वाला, तो माइनस में एल इंटू डी आई बटा में डी टी, माइनस में एल इंटू डी आई बटे डी टी, एक फॉर्मूला निकल के आया, माइनस में एल इंटू डी आई बटे डी टी, एक यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आया। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए खास कर इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में खास कर ये फॉर्मूला पूछता है, ठीक ना। ई बराबर माइनस में एल इंटू डी आई बटा में डी टी, ठीक ना। अब कुंडली जब श्रेणी क्रम में हो तो स्वप्रेरण गुणांक क्या करेंगे, तो स्वप्रेरण गुणांक श्रेणी क्रम के अनुसार जुड़ जाता है। तो जब कुंडली श्रेणी क्रम में हो, नोट नंबर 2 में लिख लीजिएगा, इस सब एडवांस लेवल के लिए जो भी आगे चल के है, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसमें कोई खास नहीं पूछता है, फिर भी लिखवा दे रहे हैं। जब कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो एल बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। नोट नंबर 3 में लिख लीजिएगा, जब कुंडली समानांतर क्रम में जुड़ा हो तो एक बटे एल बराबर होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इस तरह से फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक ना। 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ये आपका स्वप्रेरण गुणांक से रिलेटेड हुआ, ठीक ना। तो स्वप्रेरण गुणांक के बाद आपको पढ़ना क्या है, इसमें उसके बाद पढ़ना है आपको, स्वप्रेरण गुणांक के बाद पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड पारस्परिक प्रेरण या अनियन प्रेरण के बारे में। पारस्परिक प्रेरण या अनियन प्रेरण के बारे में, पारस्परिक प्रेरण मतलब एक कुंडली के कारण दूसरे कुंडली में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक कुंडली के कारण जो दूसरे कुंडली में धारा उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक ना। जैसे मान लीजिए, अच्छा 10 मिनट हो गया है, चलिए बताते इसको स्वप्रेरण, इसमें वही पारस्परिक प्रेरण या अनियन प्रेरण के बारे में पूरा देखते हैं, अभी हो जाएगा, समय है, ठीक ना। इसी वीडियो में इसको भी समाप्त कर देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक ना। रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, वीडियो से सिर्फ हेल्प लीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। अब इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं हो सकता है, लेकिन रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है अगर आप लोग चाहे। जैसे मान लीजिए जो गाना जितना समय सुनते हैं ना, जितना समय स्टेटस देखते हैं मोबाइल में, उतना समय के लिए ईयरफोन हेडफोन लगा के वीडियो को देख लिया कीजिए। देखने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपको दिमाग में सेट होते जाएगा हर चीज़ है, क्योंकि हम एक बात कम से कम 2 से 3 बार बोल रहे हैं यहाँ पर, और 2 से 3 बार हर बात आपको कान में जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सेव होगा, और ध्यान दीजिएगा तो खासकर और चीज़ें बढ़िया से सेव होगा, ठीक ना। तो पारस्परिक प्रेरण या अनियन प्रेरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। पारस्परिक प्रेरण या अनियन प्रेरण, 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 अनियन प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण या अनियन प्रेरण। देखिए पारस्परिक प्रेरण या अनियन प्रेरण क्या है।
यहाँ पर एक धारावाहिक कुंडली बनाते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। इसको एक एसी स्रोत से जोड़ रहे हैं। ये धारावाहिक कुंडली को एक एसी स्रोत से यहाँ पर जोड़ दिए हैं। एसी स्रोत से इसको जोड़ा गया है। धारावाहिक कुंडली को कुंडली बढ़िया से बना लेते हैं। थोड़ा फिगर देखने में अच्छा लगता है तो पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, दोनों में मजा आता है, दोनों में मजा आता है। अरे हमको नींद लग रहा है फिर भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ो 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 पढ़ो, नींद नहीं लाना चाहिए। 12 बज रहा है अभी फिर भी हम शूट कर रहे हैं, ठीक ना। कुंडली एगो प्राथमिक कुंडली हम बना लिए, इसका नाम दे देते हैं पी। और एक द्वितीय कुंडली बना ले रहे हैं इस तरह से, उइप 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 उइप। हाँ बन गई बा। नींद भगाने की कोशिश कर रहे हैं। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, नींद नहीं लगेगा हमको, अभी नहीं लगेगा। बोल दिया दिमाग को अभी नहीं लगना है, लग जाएगा ना। लग किसे जाएगा, नहीं लगेगा। अभी बोल दिया तो नहीं लगेगा। उसे तुम लोग भी बोल दिया करो नींद नहीं लगना है। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं, जब तक नींद नहीं लगने देंगे। नींद कैसे लग जाएगा? देखो इधर, ये आपका अमीटर लगा देते हैं यहाँ पर। एगो काहे खातिर अमीटर लगाओ तनी हो? धारा के मापे खातिर। क्या लगाओ तनी? धारा के मापे खातिर। पी और एस ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। ये प्राथमिक कुंडली, ये वाला द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, ठीक ना। फिगर को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी देखो। जैसे यहाँ पर फिगर बना है, पी प्राथमिक कुंडली है और एस द्वितीय कुंडली है। यहाँ पर एक एसी स्रोत लगा है। पता होगा आपको, एसी का मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलता है। समय के निश्चित अंतराल पर एसी का मान एवं दिशा बदलता है, क्योंकि इंडिया में जो करंट आता है, एसी करंट जो आता है, लमसम 220 वोल्ट प्रवर्तित धारा ऐसे आता है लमसम। उसका आवृत्ति आपका अब हमको याद नहीं आ रहा है, 5000 हर्ट्ज की जो कितना होता है, कैसा वाला कुछ होता है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि जितना बार ऊपर जाएगा उतना बार नीचे जाता है, आवृत्ति दोलन करते हुए जाता है। और इसका अपने मान और दिशा को समय के एक नियत अंतराल पर बदलता रहता है। तो देखो, जब इसमें हम एसी स्रोत प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली एक चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। और जब चुंबक के भांति व्यवहार करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा मतलब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है ये फेरों की संख्या से होकर गुजरेगा। फेरों के संख्या से होकर गुजरेगा, प्रत्येक फेरों से होकर गुजरेगा। इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ऐसे हो गुजरेगा, ऐसे ऐसे गुजरता चलेगा, इससे होकर गुजरेगा, इस फेरों के संख्या से होकर गुजरेगा। जब इससे गुजरेगा तो इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फिर क्या होगा कि एसी का मान एवं दिशा समय के नियत अंतराल पर बदल जाएगा। एसी का मान एवं दिशा समय के नियत अंतराल पर बदल जाएगा। पहले इधर से इधर जा रहा था, तब इधर से इधर जाने लगेगा। मान एवं दिशा को बदल दिया तो फिर फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मान भी बदलता है, दिशा भी बदलता है, तो फिर फ्लक्स अलग से दूसरी तरह से इस तरह से जाने लगेगा। मतलब हर समय अंतराल पर, हर एक समय अंतराल पर इसमें क्या होगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फैराडे का दूसरा नियम कहता है, प्रथम नियम कहता है, जहां कभी भी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत भाग बल अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत भाग बल अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। कौन कहता है? फैराडे का दूसरा नियम, पहला नियम कहता है। फैराडे का पहला नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है तो इसे ये जो उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत भाग बल, इसे ही हम लोग पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसे ही हम लोग पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होने से, एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली के प्रेरित विद्युत भाग बल के मान में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, प्रेरित भाग बल उत्पन्न होता है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं?
प्रास्पिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरण लैंग्वेज में कहें तो लैंग्वेज में आपका प्रास्पिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा। प्रास्पिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने से, एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में विद्युत भाग बल उत्पन्न हो गया, तो इसे हम लोग प्रास्पिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। कैसे होता है अभी बताए हैं, आखिर परिवर्तन कैसे होता है। इसमें धारा प्रवाहित हुआ, धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत भाग बल में परिवर्तन हो रहा है। जब विद्युत भाग बल परिवर्तन हो मतलब अपने आप इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। आप मीटर की मदद से माप कर देख सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित होने लगा। ये जो घटना है, ये जो यहाँ पर सब घटित हो रहा है, होने वाली घटना जो है, ये सब सारा चीज क्या कहलाता है, प्रास्पिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। एक लाइन में लिख सकते हैं आप लोग, एक कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण, एक कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। एक कुंडली में धारा में परिवर्तन होने के कारण, एक कुंडली में धारा में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ठीक ना। धारा में परिवर्तन से कैसे होता है, इसमें धारा में परिवर्तन हुआ तो धारा ये जो एसी स्रोत है अपने मान एवं दिशा समय के नियत अंतराल पर बदलता रहेगा। तो यहाँ पर धारा प्रवाहित हुआ तो चुंबक के भांति व्यवहार करने लगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। चुंबकीय फ्लक्स इससे इसके फेरों की संख्या से होकर गुजरता है, जिसके कारण इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हर समय अंतराल पर यह अपने धारा का मान एवं दिशा बदलता रहता है। तो मान दिशा बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदला तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदला। अब फ्लक्स में परिवर्तन मतलब हर कुंडली में धारा में अपने आप धारा प्रवाहित होने लगा। फैराडे का प्रथम नियम कहता है अपने आप विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। ये घटना जो घटित हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं प्रास्पिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये घटना क्या कहते हैं, प्रास्पिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। प्रास्पिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, फ्लक्स में जितना अधिक परिवर्तन होगा, फ्लक्स में जितना अधिक परिवर्तन होगा उतना ही अधिक धारा प्रवाहित होगा, उतना ही अधिक धारा मिलेगा, उतना ही अधिक क्या मिलेगा, धारा मिलेगा। मतलब फाई समानुपाती हो जाएगा आई के, फाई समानुपाती हो जाएगा आई के। ये जो फाई है समानुपाती हो जाएगा आई के, फाई समानुपाती हो जाएगा आई के। जितना अधिक परिवर्तन उतना अधिक धारा मिली, जितना अधिक परिवर्तन हुई उतना अधिक धारा मिली। मतलब फ्लक्स में अधिक परिवर्तन धारा अधिक मिलेगा, यानी फाई समानुपाती आई, यही ना मिलेगा धारा को। धारा का मान निकालना है हमें, कितना धारा मिल रहा है हमें, तो धारा का मान जितना निकालना है, मतलब धारा कितना मिलेगा, तो फाई समानुपाती आई। जितना अधिक फ्लक्स में परिवर्तन उतना अधिक धारा प्राप्त होगा, जितना अधिक फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही अधिक धारा प्रवाहित होगा। यानी फ्लक्स फाई बराबर निकालिएगा, फ्लक्स फाई बराबर, तो यहाँ पर एम इंटू आई आएगा। फाई बराबर निकालिएगा तो आएगा एम इंटू आई, फाई बराबर एम इंटू आई। यहाँ पर एम क्या है, एम यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांक है, पारस्परिक प्रेरण गुणांक कहलाता है। एम क्या कहलाता है, पारस्परिक प्रेरण गुणांक कहलाता है। एम क्या कहलाता है, एम एक समानुपातिक नियतांक है, एम एक समानुपातिक नियतांक है जो पारस्परिक प्रेरण गुणांक कहलाता है एम एक समानुपातिक नियतांक है जो पारस्परिक प्रेरण गुणांक कहलाता है, जो पारस्परिक प्रेरण गुणांक कहलाता है। एम एक समानुपातिक नियतांक है जो पारस्परिक प्रेरण गुणांक कहलाता है। फिर से समझ लो एक बार, पारस्परिक प्रेरण गुणांक क्या है। पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन होने के कारण, पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस घटना को प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस घटना को पारस्परिक प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। शॉर्ट में हुआ, अगर डीप में लिखना चाहे, अगर लंबा करके लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं
चूंकि एक यहाँ पर लिखते हैं कि चित्र में एक कुंडली दर्शाया गया, इसके श्रेणी क्रम में एक ऐसी स्रोत रखा गया है। चित्र में दो कुंडली पी एवं एस दर्शाया गया है। प्रथम कुंडली पी एवं दूसरा कुंडली एस है। प्रथम कुंडली पी के श्रेणी क्रम में एक ऐसी स्रोत जोड़ा गया है तथा दूसरी कुंडली एस के श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ा गया है। क्या होता है कि जब ऐसी स्रोत से कुंडली में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली से संबंधित सबल फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये फ्लक्स दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या से होकर गुजरता है। ये फ्लक्स दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या से होकर गुजरता है। चूंकि एसी अपने समय के नियत अंतराल पर अपने धारा के मान एवं दिशा में परिवर्तन करता है, अतः चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। अतः इस घटना को जो घटना है, इस घटना को क्या कहते हैं कि स्व पारस्परिक प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पारस्परिक प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? फ्राडे के प्रथम नियम के अनुसार। फ्राडे का प्रथम नियम कहता है कि फ्राडे के प्रथम नियम के अनुसार जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा। ये उत्पन्न हो गया तो इसको पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। घटना को पारस्परिक प्रेरण अन्योन्य प्रेरण करेंगे, ठीक ना। इसी सिद्धांत पर हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे मोटर में बात करेंगे या जनरेटर में बात करेंगे। यही चीज के उपयोग करेंगे, थोड़ा डीप से करेंगे, ठीक ना। तो इस सबको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला, ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला निकला है, बहुत ही अपने आप में पॉइजन फॉर्मूला है, ठीक ना। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग, ठीक है।